बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर के साथ कि पुलवामा एनकाउंटर में 5 मिलिटेंट के हलाक होने की खबर आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी तस्दीक की है। लश्कर का जिला कमांडर और एक पाकिस्तानी मिलिटेंट महलूकीन में शामिल है। आईजीपी कश्मीर ने इसे बड़ी कामयाबी करार दिया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा में एनकाउंटर जारी था और अब इस एनकाउंटर में 5 मिलिटेंट के हलाक होने की खबर है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस एनकाउंटर के दौरान 5 मिलिटेंट के हलाक होने की तस्दीक की है। लश्कर का जिला कमांडर और एक पाकिस्तानी मिलिटेंट महलूकीन में शामिल है। आईजीपी कश्मीर ने इसे बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। जम्मू कश्मीर पुलवामा एनकाउंटर में 5 मिलिटेंट के हलाक होने की खबर मौसूल हुई है और इसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने तस्दीक की है कि लश्कर का जिला कमांडर और एक पाकिस्तानी मिलिटेंट महलूकीन में शामिल है। आईजीपी कश्मीर ने इस एनकाउंटर को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। और एक खबर दरभंगा से आई कि दरभंगा धमाके मामले एनआईए ने मजीद 2 अफराद को किया गिरफ्तार। यूपी के शामली से हुई गिरफ्तारी। आपको इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा धमाके के ताल्लुक से बता रहे हैं कि एनआईए ने मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। यूपी के शामली से ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। ड्रोन की दहशत जारी है। गुज़िश्ता 5 दिनों से जम्मू में ड्रोन देखे जा रहे हैं। अब इस्लामाबाद वाक़े हिंदुस्तानी हाई कमीशन के अहाते में ड्रोन देखा गया है। हाई कमीशन की सिक्योरिटी में सिंधी मारी का हिंदुस्तान ने सख्त नोटिस लिया है। इस मामले को संजीदगी से लेते हुए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान हुकूमत से सख्त एतराज जताया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि जम्मू में हुए ड्रोन हमलों के पीछे लश्कर का हाथ है और इस दहशतगर्दी को जम्मू कश्मीर से खत्म किया जाएगा। इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म अमल है। जो ड्रोन्स यूज किए गए और एयरफोर्स स्टेशन पे सर जो बॉम्ब ड्रॉप किए, क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन में भी आया? क्या ड्रोन्स ही थे और किस तरह का जो बॉम्ब्स हैं वो यूज किए? देखिए, अभी तक का जितना इनिशियल एविडेंस सामने आया उसके हिसाब से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है और बाकी जो पहलू हैं इसके अलग अलग तफ्तीश के दौरान देखे जाएंगे कि ड्रोन पार से उड़ा या फिर बॉर्डर के आसपास से या इंटरनली कहीं से उसको उड़ाया गया। फिर इंडिकेशंस हैं कि लश्कर तौबा का इसमें हाथ शामिल है, क्योंकि लश्कर तौबा लगभग दर्जन से ज़्यादा गतिविधियां इस तरह की पहले कर चुकी हैं, जिसमें वेपन ड्रॉपिंग के केसेस भी हैं, आईडी भी जहां पर ड्रॉप करने के केस हैं। उस शाम को जब ये एयरफोर्स के एयरफील्ड पे अटैक हुआ जिसमें 2 बॉम्ब गिराए गए, आईडी जो वहां पर फटी और जिससे नुकसान हुआ, उसी रात को हम लोगों ने एक रेडीमेड आईडी जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई थी, जो आगे क्राउडेड जगह के ऊपर प्लांट करनी थी, वो आईडी पकड़ी गई और उसमें पूछताछ के दौरान यही आइडिया लग रहा है कि इस तरह की लश्कर तौबा की प्लान्स थी कि कहीं यहाँ पर किसी वाइटल इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया जाए। हम लोग बाकी जो इसके एस्पेक्ट हैं उसको अभी देख रहे हैं। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार से जुड़ी चीनी की मिल कर्क किए जाने से हलचल मची है। अजित पवार के दिफा में पार्टी सामने आई है। एनसीपी लीडर और महाविकास अघाड़ी में अक़लियती उमूर के वजीर नवाब मलिक का कहना है कि अजित पवार और उनके अहल खाना ने कोई गलत काम नहीं किया है। कारोबार करने का हक उन्हें भी है। उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। जिस तरह से ईडी के जरिए खबरें फैलाई जा रही हैं कि अजीत पवार जी और उनके परिवार की संपत्ति कुर्क की गई है, सीज की गई है। जो भी ईडी की कार्रवाई है वो अपना कानून के तहत काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से अजीत पवार जी हों, उनके परिवार के लोग हों, किसी भी तरह का कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया है और निश्चित रूप से अगर कोई भी जानकारी ईडी मांगेगी तो निश्चित रूप से दिया जाएगा। अगर कोई परिवार, कोई व्यक्ति
कानूनी तरीके से कारोबार करता है तो उसका अधिकार है। जिस तरह से खबरें फैलाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं पार्टी और नेता को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। शिमाली हिंद में शदीद गर्मी पड़ रही है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं की वजह से लोग बेहाल हैं। पारा 44 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फिलहाल गर्मी से अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 7 जुलाई तक बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। जुलाई शुरू हो गई, मानसून का समय है, लेकिन बारिश भी नहीं आ रही है। एंड एकदम ह्यूमिडिटी, मतलब बाहर निकलना ना पूरा मुश्किल हो गया है। ऑफिस जाना, हाँ, करने के लिए जूस ये सब चीज लेना, बस यही है। और ऐसा भी नहीं कि हाँ चलिए एक बार ले लिया। अब जा रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस, 15 किलोमीटर ऑफिस का डिस्टेंस है, तो प्यास भी इतनी तेज लग रही है कि हर 2-3-4 किलोमीटर पे इंसान को रुकना ही पड़ रहा है। बस कर ही रहे हैं जैसे तैसे। काम है, ऑफिस जाना है तो निकलना तो पड़ेगा ही घर से। बस कर रहे हैं जैसे भी हो रहा है, जूस पी रहे हैं, पंखा कूलर एसी जो भी चल मिल रहा है मुझे। जुलाई महीने की शुरुआत हो चुकी है और चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़े ये एहसास करा रहे हैं मानो मई जून का महीना चल रहा हो। ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर का हाल नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर भारत में इसी तरीके के हालात है, क्योंकि मानसून अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है। 30 जून की बात करें तो दिल्ली में 43.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था और नोएडा की बात करें तो 44 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। आलम यह है कि उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। जब तक लोगों को बेहद ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है, वो घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। यहाँ तक कि अपने को हाइड्रेट करने के लिए नारियल पानी, जूस, पानी का इस्तेमाल लोग कर अपनी बचाव कर रहे हैं गर्मी से। और इस वक्त मैं नोएडा के बॉर्डर पर खड़ी हुई हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो धूप बेहद ज़्यादा तेज है, जो कि चिलचिलाती हुई धूप है और लोगों को इस धूप ने काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा है। जुलाई के महीने में मानसून आ जाता है, लेकिन इस वक्त मानसून यहाँ पर नहीं पहुँचा है और मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले 7 जुलाई तक मानसून के आने के कोई आसार फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। और जिस तरीके से मानसून के मोड में एक बदलाव देखने के लिए मिला है, उसका कारण मौसम विभाग के अनुसार ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से आने वाली जो गर्म हवाएं हैं, उन्होंने यहाँ पर तापमान को बढ़ा रखा है और मानसून को आने से रोक रखा है। जबकि देश के अन्य राज्यों में बारिश हो रही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में लोग अभी मानसून के लिए तरस रहे हैं। अब ये देखना होगा कि दिल्ली एनसीआर में बारिश कब होती है और इस चिलचिलाती धूप और गर्मी से लोगों को कब तक राहत मिलती है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 नोएडा। जुलाई के महीने की शुरुआत हो गई है और दिल्ली का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए मौजूद है मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव जी। सर, जिस तरीके से जुलाई महीने की शुरुआत भी हो गई है और अगर तापमान देखें तो 43-44 के करीब जा रहा है। हाँ, हमारे पास देखेंगे कि चूंकि हमारे पास मानसून अभी ऑनसेट दिल्ली एनसीआर में नहीं हुआ है और ड्राई वेदर आपके पास कंडीशन प्रिवेल कर रही है। जो विंड्स हैं राजस्थान से आ रही हैं वो आपके पास ड्राई है और उसमें देखेंगे कि डस्ट भी हमारे पास साथ में है और क्लाउड हमारे पास एटमॉस्फेयर में नहीं है। जैसे अगर आप इस मैप में देख सकते हैं तो सिर्फ आपके पास जो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक की क्लाउड है, बाकी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो राजस्थान का इलाका है नॉर्थ में, वहाँ पर क्लाउड नहीं है। तो सनलाइट भी हमारे पास आ रही है। इस वजह से लास्ट 3 दिन से हमारे पास टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ है और हीट वेव कंडीशन रियलाइज हुई है। तो सर, ये जो हीट वेव चल रही है, इससे राहत मिलने की उम्मीद कब तक करें यहाँ के लोग? देखिए, थोड़ा सा तापमान तो हमारे पास कल और परसों में गिरेगा हमारे पास, क्योंकि जो है कल हमारे पास कुछ डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म और थोड़ा सा क्लाउडीनेस हो सकता है। लेकिन जो टेम्परेचर फिर भी हमारे पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा, वो भी काफ़ी हाई होता है। तो और उसके 2 दिन के बाद आप कह सकते हैं कि 5-6 तारीख में थोड़ा सा तापमान और गिर सकता है, जो कि 38-39 डिग्री हो सकता है। सर, आपने कहा कि 2-3 दिन के बाद तापमान थोड़ा सा कम हो सकता है। मानसून की बात करें तो मानसून भी यहाँ पर डिले हो गया है, क्योंकि और जगहों पर मानसून आ गया, लेकिन दिल्ली में बारिश बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, देखिए, जो मानसून हमारे पास प्रोग्रेस हुआ था वो आपके पास मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश तक काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी हमारे पास 90% हिस्सा कवर हो चुका है। लेकिन उसके बाद ऐसी वेदर कंडीशन बन गई थी, जैसे कि आप देखेंगे कि जो मानसून का प्रोग्रेस हुआ था वो एक लो प्रेशर सिस्टम हमारे पास बे ऑफ बंगाल में बना था और वो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आया था और उससे आपके पास मानसून एडवांस बहुत तेज़ी से हुआ था। उसके बाद हमारे पास जो पश्चिमी हवाएं चल रही हैं उसमें एक ट्रफ का फॉर्मेशन हो गया था, जिसने आपके पास प्रोग्रेशन को, मानसून की फर्दर प्रोग्रेस को रोक दिया था। तो उसके बाद हमारे पास ये सिचुएशन 15 तारीख तक थी और उसके बाद हमारे पास जो है जो सिस्टम भी वीक हो गया है हमारे पास, लो प्रेशर, और साथ में ऐसा कोई सिस्टम अगले हमारे पास 6 से 7 दिनों में बनने की संभावना नहीं है जिससे कि मानसून प्रोग्रेस हो।
तो सर कब तक मानसून आने की अब उम्मीद की जाए, क्योंकि काफी ज्यादा पहले ही बहुत देर हो चुकी है मानसून पहुंचने के लिए दिल्ली में? देखिए, मानसून हमारे पास आमतौर पर जो नॉर्मल डेट होती है वो 27 जून होती है, लेकिन कुछ सालों में आपके पास पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। आप देखेंगे कि 2006 में हमारे पास लगभग 9 जुलाई को आया था और 2002 में हमारे पास और भी डिले होकर के आया था। लेकिन जो अभी सिचुएशन हमारे पास है, अगले 6 से 7 दिनों तक ऐसी कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं बन रही है जिससे कि हमारे पास मानसून प्रोग्रेस करे। तो निश्चित तौर पे अगले 6-7 दिनों में हमारे पास मानसून का प्रोग्रेस नहीं होने वाला है, उसके बाद थोड़ी सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है। आपने ये देखा कि हमारे साथ ये थे मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव, जिनका कहना है कि अभी दिल्ली के लोगों को गर्मी का सामना करना होगा और 4-5 दिन के बाद थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि मानसून कब तक आएगा इसके लिए अभी तक कोई संभावना उन्होंने नहीं जताई है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि जुलाई आ गया है लेकिन अभी तक वैक्सीन नहीं आई, जिसके जवाब में एमपी सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि राहुल लाइल्म शख्स हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं और लाइल्मी को खत्म करने के लिए अभी तक कोई दवा नहीं बनी है। ज्ञान को समाप्त करने की कोई वैक्सीन का डोज तो होता नहीं है और रोज देश में देख रहे हैं कितनी वैक्सीन लग रही है। इसके बाद मुझे लगता है कि ऐसी बात अगर करते हैं तो अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं। महाराष्ट्र में उर्दू जबान की तरक्की के साथ साथ मराठा और उर्दू जबान के अदीबों, शायरों, मुफक्कीरीन के बीच तामीरी नजरियात का तबादला करने के लिए अक़लियती वजीर नवाब मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र में 5 उर्दू घर तामीर किए गए हैं। इस सिलसिले में एक्शन लिया जा रहा है। इन उर्दू घरों का काम जल्द अज जल्द जाए और उनका इंतजाम के लिए भी एक पॉलिसी बनाई गई है। नांदेड़ में उर्दू घर के लिए 8 करोड़ 16 लाख के फंड की मंजूरी दी गई है, जहां उर्दू के घर की तामीर मुकम्मल हो चुकी है और जल्द ही इसका इफ्तिताह किया जाएगा। शोलापुर में उर्दू घर की तामीर आखिरी मरहले में है, जबकि मालेगांव में उर्दू घर की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। नागपुर में इस्लामिक कल्चरल सेंटर की इमारत को उर्दू घर के तौर पर तैयार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में 5 उर्दू घर के कयाम का फैसला किया गया था, जिसमें से 3 बनकर तैयार हैं। उनका इनॉग्रेशन भी किया जाएगा। आने वाले दिनों में मुंबई और नागपुर में भी उर्दू घर का कायम होगा। इन उर्दू घरों का इस्तेमाल उर्दू ज़बान की फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उर्दू वालों को मराठी भी समझाई जाए, उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दीगर लोगों को उर्दू से आशना करना, उर्दू को लेकर अलग अलग प्रोग्राम करना, इसके लिए हर जिले में कमेटी भी बनाने का फैसला सरकार ने किया है। ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों से मरकज़ की बातचीत का सिलसिला फिर शुरू हो सकता है। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि ज़रई क़वानीन के कुछ नुकात पर तरमीम करने को मरकज़ तैयार है। उनका कहना है कि हुकूमत बातचीत करना चाहती है ताकि एहतजाज ख़त्म हो। देश के बड़े नेता और पूर्व कृषि मंत्री भारत सरकार शरद पवार साहब का बयान मैंने देखा। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि सभी कानून बदले जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उन बिंदुओं पर विचार करके उसको बदला जाना चाहिए। मैं पूर्व कृषि मंत्री पवार साहब के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं और मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार आपके द्वारा व्यक्त भाव से सहमत है और हमने इस दिशा में 11 बार किसान यूनियन के साथ बातचीत की है और केंद्र सरकार की मंशा है बातचीत के माध्यम से इसका निराकरण जल्दी से जल्दी हो और ये किसान आंदोलन समाप्त हो, सभी किसान अपने घर जाएं और ठीक से खेती करें और खेती को आगे बढ़ाएं।
भारत के मुस्तकबिल को लेकर हमारे पास भी विजन है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पैगाम को अवाम तक पहुंचाएंगे और ये अवाम का हक है कि वो हमें अपनाए या ना अपनाए। मैंने ये बात पहले भी कही थी और अब भी ये कहता हूं कि मजलिस चुनाव लड़ेगी। मुल्क के हर कोने में MIM चुनाव लड़ेगी, बार बार लड़ेगी। वाज़ेह रहे कि उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात को लेकर मजलिस ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। कल MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के MIM लीडरों से मुलाकात की थी और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादुले ख्याल किया था। महाराष्ट्र के भवंडी में एक मदरसे में पौधा लगाने की गर्ज से तालाब किनारे गए बच्चों में एंजॉय किया जाए। मैं कहा ठीक है चलिए फिर जो है तालाब के पास जब वो डूबने लगे तो जब आवाज़ लगाए ना तो एक नौशाद नाम का लड़का था जो मेरे पास पढ़ता है, तो उसने बचाने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम हो गया बचाने में। जो है वो लोग और हद से नीचे चले गए और हम लोग का हाथ भी छूट गया, हम लोग बचा ना सके। और अगर हम लोग ज़्यादा हद पार कर देते, बचाने की कोशिश करते तो फिर यहाँ से एक भी बच्चा बच के जा नहीं पाता। बिहार के सेवान में एक नौजवान को जिंदा जलाने का मामला सामने आया। हसनपुर थाने इलाके में एक नौजवान को नामालूम अफराद ने जिंदा जलाया और नीम मुर्दा हालत में छोड़कर फरार हो गए। नौजवान को एक इलाकाई सहाफी बताया जा रहा है। नीम मुर्दा हालत में पुलिस ने उसे अस्पताल में दाखिल करा दिया। पुलिस छानबीन कर रही है। सूचना मिला कि एक आदमी करौली 3 मोहाली पर चौमुहानी पर जला हुआ स्थिति में गिरा हुआ है, या क्यों जला दिया है जिस परिस्थिति में हम लोग तत्काल आए और प्राथमिक स्वास्थ्य के जलालपुर के डॉक्टर को, चिकित्सा पदाधिकारी को सूचित किए कि तत्काल एक एम्बुलेंस भेजा जाए जिसमें गैस सिलेंडर उपलब्ध हो। इसका एक आई कार्ड मिला है जिसमें प्रेस रिपोर्टर लिखा हुआ है और इसकी नाम से है, उसको भी हमने व्हाट्सएप के माध्यम से उत्तर प्रदेश में फॉलो कर चुके हैं। सयाहती मकाम गुलमर्ग के सरहदी इलाका बोटा पथरी में फौज की 15 गढ़वाल ने कायम फायरिंग रेंज को मशहूर अदाकारा विद्या बालन के नाम मंसूब कर दिया है। सरहदी इलाका बोटा पथरी में फौज ने बोरेट में नस्ब किया है जिस पर विद्या बालन फायरिंग रेंज लिखा हुआ है। इस फायरिंग रेंज के मकाम पर विद्या बालन के साथ साथ गुलमर्ग आने वाली बेशतर शख्सियात ने फायरिंग की। फायरिंग रेंज का विद्या बालन के नाम से मंसूब करने से सयाहों की तवज्जो भी बढ़ जाएगी। बोटा पथरी में जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन खुरानी। इस वक्त हम मौजूद है सयाहती मकाम गुलमर्ग के बूटा पथरी में है और यहाँ पे जनवरी के महीने में अरबाज खान और मशहूर अदाकारा विद्या बालन आई थी और यहाँ पे ये आर्मी का फायरिंग रेंज है। इससे पहले इसका नाम कुछ भी नहीं था, यहाँ पे आम तौर पे इसे फायरिंग रेंज के नाम से जाना जाता था। और जब जनवरी के महीने में फौज की एक जो विंटर फेस्टिवल फौज की जानिब से चल रहा था, यहाँ पे जब विद्या बालन और अरबाज खान आए थे और उन्होंने यहाँ पे इसी जगह पे फायरिंग भी की है आर्मी की तरफ से। और फिर उसके बाद फौज ने एक कदम उठाया है और उन्होंने इस फायरिंग रेंज का नाम जो है विद्या बालन के नाम से उन्होंने इस फायरिंग रेंज को मंसूब कर दिया है। बाज़ाब्ता इस पे बोर्ड भी चश्मा किया गया है और यहाँ पे जो इंडियन आर्मी के जवान हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी फायरिंग यहाँ पे वो करते हैं। यहाँ जो फिल्म इंडस्ट्री और मुल्क के जो यहाँ पे सयाह आते हैं गुलमर्ग और वो ज़रूर इस जगह पे यहाँ पे विद्या बालन के नाम से जो ये जगह मंसूब की गई है वहाँ पे ज़रूर ये यहाँ पे विजिट करेंगे। इस तरह सयाहत को यहाँ पे मजीद तकवीयत और फ़रोग हासिल हो सके। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। विंबलडन सेंटर कोर्ट में रॉजर फेडरर पुराने रंग में नजर आए। पहले दौर में फेंके मुजाहरे से फेडरर के मद्दा मायूस हुए थे और नवे खिताब के उनके मिशन के हवाले से गैर यकीनी की कैफियत थी। दूसरे दौर में हरीफ रिचर्ड गैस्केट के खिलाफ फेडरर ने शानदार खेल का मुजाहरा किया और मौसर जीत दर्ज कर ली। हालांकि पहले मैच में गैस्केट ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। फेडरर ने पहला सेट 7-6 से जीता जिससे उन्हें हौसला मिला। दूसरे सेट में फेडरर ने गैस्केट को 6-1 से ज़ैर किया जबकि तीसरा सेट उन्होंने 6-4 से जीतकर गैस्केट को मुकाबले से बाहर कर दिया।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तकिम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही है। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।